नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। हिस्ट्री सीरीज को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट कर रहे हैं। इस सीरीज को आप लोग कंटिन्यू रूप से फॉलो करें, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है। आज का पहला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को यहाँ पे कारण माना गया है। इसमें अभिकथन में कहा जा रहा है कि मुगल साम्राज्य मूलतः एक सैनिक राज्य था। बिल्कुल सही। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्रण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। इसे हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। ध्यान से समझने का भी प्रयास कीजिए, तभी जाके आप सही उत्तर तक पहुँच पाएंगे। यहाँ पे देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं मुगल साम्राज्य की, मुगल साम्राज्य की, जिसकी स्थापना यहाँ पे बाबर के द्वारा किया गया था, बाबर के द्वारा किया गया था, दिल्ली के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा के, इब्राहिम लोदी को हरा के। अर्थात यहाँ पे आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का पतन का कारण देखा जाए तो यहाँ पे बाबर ही बनेगा अंतिम रूप से। अब यहाँ पे ये समझना है कि देखिए, दिल्ली सल्तनत या फिर दिल्ली सल्तनत के आसपास बहुत सारे शासक उस समय मौजूद थे जो किसी न किसी रूप पे दिल्ली पे अपना कंट्रोल करना चाहते थे। लेकिन एक नया कॉम्पिटिटर के रूप में यहाँ पे बाबर आ गया है, नया कॉम्पिटिटर के रूप में बाबर आ गया है। और यही आपको समझना है कि अब बाबर कैसे उनसे यहाँ पे लोहा लेता है, या फिर जो भी उस समय उन शासकों के द्वारा यहाँ पे अधिकार का दावा किया जा रहा था, उनके खिलाफ कैसे लगातार वो संघर्ष करना पड़ता है बाबर को, ये किसी से छुपी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, संघर्ष है यहाँ पे, लड़ाई है यहाँ पे, और इसके लिए बड़े मात्रा में बाबर को ज़रूरत थी यहाँ पे सैनिक की। इस लिहाजे से देखा जाए तो बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट साबित होता है यहाँ पे कि मुगल साम्राज्य मूलतः एक सैनिक राज्य था। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अब जो सेना आ गई, यहाँ पे सैनिक आ गए, तो उसने न केवल अपनी भूमि को सुरक्षित रखा, बल्कि पूरे क्षेत्र में, उत्तर भारत में उसने विस्तार करना शुरू कर दिया। अब यही आपको ध्यान रखना है कि मुगल सेना के पास कोई रेजिमेंटल संरचना नहीं थी। इस प्रणाली में एक सैन्य जो अधिकारी होता था, सरकार के लिए काम करता था, और वो घुड़सवार हो गया या फिर सैनिकों के अपने कोटे की भर्ती और रख रखाव के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार होता था। इस प्रकार देखा जाए तो पूरे उत्तर भारत में, उत्तरी मैदान के क्षेत्र में एक केंद्रीय संरचना के तहत लाया गया, और इसे बनाए रखने के लिए पर्याप्त सैन्य शक्ति की यहाँ पे आवश्यकता थी। इस लिहाजे से देखा जाए यहाँ पे तो बिल्कुल एक करेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट साबित होता है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्रण शक्ति उसके सैनिक शक्ति पर यहाँ पे निर्भर थी। अर्थात यहाँ पे देख पा रहे हैं आर अर्थात कारण जो है कथन की बिल्कुल ही सही व्याख्या करता है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। प्रश्न संख्या सेकेंड है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। संविधान सभा में उनके जो सटीक शब्द थे, देखिए यहाँ पे डॉक्टर एस राधा कृष्णन के द्वारा बोला भी गया था कि हमारे राज्य के अतिक्रमण के खिलाफ, हमारे राज्य के अतिक्रमण के खिलाफ मानवीय आत्मा की स्वतंत्रता की यहाँ पे रक्षा करना चाहिए। जबकि इनके द्वारा ये भी बताया गया था कि आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए राज्य विनिमय आवश्यक है, इससे मानवीय भावना की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए। तो ये काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है। ऐसे बहुत सारा जो स्टेटमेंट है, कोटेशन है, डायरेक्ट ही जो संविधान सभा के दौरान बहुत सारे सदस्यों के द्वारा दिया गया था, एग्जाम में बार बार पूछता है। यहाँ पे अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से बात करें डॉक्टर एस राधा कृष्णन की, तो ध्यान रखिएगा स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति थे। और आगे चल के ये 1962 से लेके 1967 के बीच भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में
सेकेंड, राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया। अंग्रेजों के समय की बात करें तो 1931 में इन्हें भी नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। या आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ब्रिटिश शासन के दौरान किसे किसे नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है, बार बार पूछा जाता है। आगे चल के 1954 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और जैसा आपको पता है कि 5 सितंबर को इन्हीं के कह सकते हैं कि जन्म दिवस के अवसर पे शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी या फिर मांडा भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत आसान सा प्रश्न है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश। देखा जाए तो बिल्कुल ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिल्कुल ही यमुना नदी के पूरब साइड में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। वर्तमान में देखेंगे तो यह मेरठ जिले में स्थित है। देखिए चर्चा में क्यों है ये क्षेत्र, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि मांडा वाले क्षेत्र से देखेंगे तो बड़ी भारी मात्रा में जो भी गहना वगैरह वहाँ से पाया गया, आभूषण वगैरह पाया गया है, एक कह सकते हैं विशाल भंडार के रूप में। और वो भंडार इतना बड़ा है जो कि पूरे उपमहाद्वीप में नहीं है, तो इसीलिए चर्चा में रहता है। प्रश्न यहाँ से बन सकता है। पूरे के पूरे अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता को बात करें, हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इसको 3 चरणों में आप डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 है यहाँ पे पारंपरिक हड़प्पा। इसका टाइम पीरियड लगभग माना जाता है यहाँ पे 3000 BC से लेके 2600 BC तक। अब इसी पारंपरिक हड़प्पा में देखेंगे शुरुआती चरण था जिसमें खासकर कृषि गतिविधियाँ बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे की गई। और जैसे जैसे कृषि का विस्तार होगा तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे अधिशेष भी बचेगा। और अधिशेष जब बचेगा तो गैर कृषि कर्मों को प्रोत्साहन मिलेगा। और उस समाज में देखेंगे तो फिर एक अलग अलग जो कार्य होने लगेगा, कोई बढ़ई बन जाएगा, कोई शिल्पी बन जाएगा, कोई लोहार बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से देखेंगे। तो अब वही जो टाइम पीरियड आता है अगला, परिपक्व हड़प्पा काल एक नगरीकृत सभ्यता के रूप में यही वो टाइम पीरियड होता है। लगभग 2600 BC से लेके 1900 BC के आसपास। अब यही निरंतरता है। यहाँ पे अगर बड़ी मात्रा में कृषि अगर नहीं किया गया होता तो सोचिए यहाँ पे नगर नहीं बनता। और उसके बाद से फिर लास्ट में आता है उत्तर हड़प्पा काल। अर्थात जिस तरीके से विकास हुआ था धीरे धीरे देखेंगे तो उसके ठीक उल्टा हो जाएगा। धीरे धीरे इसका डिक्लाइन होने लग जाएगा 1900 से लेके लगभग 1700 BC के आसपास, ठीक है। पुनः ग्रामीण सभ्यता में आ जाएगा और ग्रामीण सभ्यता भी आगे चल के नहीं बचेगी। धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसका भी यहाँ पे पूरी तरीके से खात्मा हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। पूरा अगर हम लोग सिंधु सभ्यता के एरिया की बात करें भारत और पाकिस्तान को लेकर कि कितने बड़े एरिया को ये ऑक्युपाइड किया हुआ था, तो लगभग 1.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। ये पूछ सकता है एग्जाम। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कुछ शासकों का नाम दिया है और यहाँ पे नीचे दिया है राज्य। जैसे कि राणा हमीर मेवाड़ से बिलोंग करते थे, बिल्कुल सही है। राणा चुंडा यहाँ पे मारवाड़ है, राठौरों को इन्होंने काफ़ी मजबूत किया था। मलिक राजा फारूकी खानदेश, बिल्कुल सही है। मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ यहाँ पे दिया है मालवा से, यही यहाँ पे नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनका संबंध हो जाएगा यहाँ पे जौनपुर के सरकी वंश से। जौनपुर के सरकी वंश से उसी के संस्थापक ही माने जाते हैं। ऊपर के ऑप्शन को हम लोग देखते रहते हैं। राणा हमीर राजस्थान के जो मेवाड़ का क्षेत्र है वहीं पे देखेंगे तो 14वीं शताब्दी में शासक बने हुए थे। इनके द्वारा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ किले में स्थित अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण कराया गया था। उसके बाद दूसरा नाम है यहाँ पे
ठीक है, चुंडा, इनको राव चुंडा भी बोला जाता है। ये भी कह सकते हैं कि मारवाड़ के 12वें शासक के रूप में मौजूद थे। उनके शासनकाल में उनके कूटनीतिक और सैन्य कौशल के माध्यम से मारवाड़ में राठौर शासन को यहाँ पे मजबूती मिली। तो राठौर शासन को पूरी तरीके से मजबूती प्रदान किया राणा चुंडा ने। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मलिक राजा फारूकी। मलिक राजा फारूकी, फारूकी वंश का संस्थापक कह सकते हैं। इनको मलिक राजा के नाम से भी जाना जाता है। और फारूकी वंश आपको ध्यान होना चाहिए। खानदेश, खानदेश लगभग देखेंगे तो बहमनी जो साम्राज्य था, ठीक है, जस्ट उसके ऊपर आपको दिखाई देगा खानदेश। खानदेश सल्तनत का शासक वंश था। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा डी होगा यहाँ पे, मलिक खरवर या फिर मलिक सरवर ख्वाजा जहां। पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारा यहाँ पे घटना दिया हुआ है। अगर हम लोग बात करें नंबर 1 शारदा अधिनियम की, तो आपको ध्यान होना चाहिए शारदा अधिनियम के बारे में, जैसे कि 28 सितंबर 1929 को आपको ध्यान रखना है बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, शारदा अधिनियम के माध्यम से। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोविज़न था कि लड़कियों की शादी की उम्र यहाँ पे 14 साल और लड़कों की शादी की उम्र यहाँ पे 18 साल की गई थी। तो 14 साल में लिख देता हूँ यहाँ पे F और 18 साल में लिख देता हूँ M, ठीक है। उसके बाद 1949 में देखेंगे भारत की स्वतंत्रता के बाद से खासकर लड़कियों के लिए 15 और आगे चल के फिर से संशोधन किया गया। 1978 में लड़कियों के लिए 18 कर दिया गया और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। तो दोनों का ध्यान रखेंगे कि बार बार इस अधिनियम को लेके, ठीक है, उम्र जरूर पूछता है विवाह के लिए। उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट का यहाँ पे संबंध हो जाएगा 1928 से, चूँकि इसी समय देखेंगे तो पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति की यहाँ पे रिपोर्ट थी। इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर भारत को डोमिनियन स्टेट का यहाँ पे दर्जा दिया जाए। नेक्स्ट यहाँ पे साइमन कमीशन का गठन, बहुत फेमस ये भी, ठीक है, घटना है। 1927 में देखेंगे तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की घोषणा कर दी, खासकर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रिव्यू के लिए। और इसके जो अध्यक्ष बनाया गया था सर जॉन साइमन को यहाँ पे बनाया गया था। और इसका काम था पूरी तरीके से संवैधानिक आयामों की जांच करना। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था और इसका भी पूरी तरीके से विरोध किया गया था। लास्ट में बच जाता है यहाँ पे दांडी मार्च। दांडी मार्च 12 मार्च, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 मार्च 1930 से देखेंगे यहाँ पे 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। यह ब्रिटिश नमक एक अधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध का एक सीधा कार्रवाई अभियान था। इसी के बाद से देखेंगे तो जस्ट यहाँ पे धर्सना साल्ट होगा। धर्सना साल्ट गुजरात में स्थित है, ठीक है। और बड़े मज़े की बात है कि प्रश्न भी वहाँ से, ठीक है, बनाया गया है। आगे देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखेंगे तो करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा नंबर 1 था यहाँ पे 3, देख पा रहे हैं 1927 है साइमन कमीशन, तो 3, उसके बाद 2, 1, 4। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ए। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने, देख पा रहे, धर्सना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया हुआ था। बहुत फेमस है, इसका नाम है वेब मिलर, अमेरिकी पत्रकार है वेब मिलर। तो जैसे ही देखिए दांडी मार्च का यहाँ पे समापन होगा, तुरंत ही यहाँ पे गांधी जी के द्वारा यहाँ पे धर्सना सत्याग्रह शुरू कर दिया जाएगा। धर्सना मार्च, धर्सना सत्याग्रह मार्च अप्रैल में ख़त्म होगा और यहाँ पे मई में ये शुरू कर दिया जाएगा। मई
1930 में शुरू कर दिया जाएगा औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ गांधी जी के द्वारा। अब जैसे शुरू होगा आगे चल के देखेंगे 21 मई 1930 को यहाँ पे गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो सरोजिनी नायडू पूरी तरीके से इसका मोर्चा संभालेगी और सरोजिनी नायडू ने भी बम्बई से लगभग 150 मील उत्तर में धरसना साल्ट वर्ष पर यहाँ पे पूरी तरीके से इस मार्च का नेतृत्व भी किया। तो यहाँ पे प्रश्न बना सकता है सरोजिनी नायडू से रिलेटेड, तो यहाँ पे हो जाएगा धरसना साल्ट से। वेब मिलर का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजा रणजीत सिंह भी बोला जाता है, किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की हुई थी? करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, लाहौर में किया गया था। महाराजा रणजीत सिंह देखा जाए तो विभिन्न सिख गुटों को एक समृद्ध साम्राज्य में एकजुट करने के लिए जाने जाते थे। काफ़ी फेमस नाम है। जो भी आसपास के राज्यों को मिलाकर पूरी तरीके से इनके द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया गया और इनका जो साम्राज्य था देखा जाए 1799 से लेके 1849 तक चला और बेहद ही शानदार कह सकते हैं कि आधुनिकता को अपनाए हुए कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में एक सैन्य कूटनीतिक कुशलता आप कह सकते हैं राजा रणजीत सिंह की, और इससे अंग्रेज लोग भी काफ़ी प्रभावित था। अंग्रेजों को लगता था कि अगर भारत में देखा जाए या फिर पूरे विश्व में तो सबसे सर्वश्रेष्ठ सेना हमारी है, और भारत में लोग बोलता था कि दूसरी अगर सर्वश्रेष्ठ सेना है तो वह है राजा रणजीत सिंह की। 12 अप्रैल 1801 को पंजाब का महाराजा इनको घोषित कर दिया गया और इन्हीं के द्वारा लाहौर में अदालत आला की स्थापना लाहौर में की गई थी, जिसमें जिला और प्रांतीय अदालतें की अपील यहाँ पे सुनी जाती थी। लेकिन ध्यान रखिएगा अपील का अंतिम न्यायालय स्वयं यहाँ पे महाराज था, जो भी उस समय सिस्टम चल रहा था इसी टाइप से। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ तीर्थंकर दिया है और दूसरा यहाँ पे निर्वाण स्थल अर्थात मोक्ष की प्राप्ति किनको कहाँ कहाँ हुई है। सबसे पहले नाम है यहाँ पे ऋषभनाथ का, जैन तीर्थंकर के कह सकते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के रूप में है। इनका प्रतीक आपको पता होना चाहिए, बैल है। और इनको जो निर्वाण जो स्थल है बिल्कुल ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। देख पा रहे हैं अष्टपद में इनका प्रतीक चिन्ह यहाँ पे था बैल, और ऋषभनाथ को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ऋषभनाथ को अष्टपद में हुई थी। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे वासु पूज्य, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर के रूप में इनको जाना जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है सम्मेत शिखर, देखिए सम्मेत शिखर यहाँ पे गलत हो जाएगा। इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी भागलपुर के चंपापुरी में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है नेमिनाथ, ध्यान रखिएगा नेमिनाथ जूनागढ़ के पास ही देखेंगे गिरनार पर्वत पे, इसको ठीक है उज्जैन भी बोला जाता है। वहाँ पे इनके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया गया था। जैनियों के लिए भी एक काफ़ी पवित्र तीर्थ स्थल है। नेमिनाथ को 22वें तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। उसके बाद लास्ट में है महावीर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इनका जो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी वर्तमान में देखा जाए बिहार के पावापुरी शहर में हुआ था। ध्यान रखिएगा पावापुरी शहर में हुआ था। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, वासी पूज्य यहाँ पे चंपापुरी में हुआ था, सम्मेत शिखर में नहीं हुआ था। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया हुआ था? काफ़ी कंसेप्चुअल प्रश्न है यहाँ पे। मार्स है, टालकोट पार्सन है, हर्बर्ट स्पेंसर है, इसके अलावा ऑगस्ट काम्टे है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑगस्ट काम्टे। काम्टे के अनुसार देखिए बताया गया है कि हमारे ज्ञान की प्रत्येक शाखा विभिन्न सैद्धांतिक स्थितियों से क्रमिक रूप से गुजरती है। इसको 3 चरण में समझा जा सकता है।
3 चरण कौन कौन सा है? पहला चरण इनके द्वारा बताया गया था धार्मिक चरण, धार्मिक। दूसरा बताया गया आध्यात्मिक, और तीसरा बताया गया सकारात्मक चरण, सकारात्मक चरण। जैसे कि नंबर मैंने बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, खासकर धार्मिक चरण के अंतर्गत, कि इनका मानना था कि इहलौकिक और पारलौकिक में जो भी घटनाएं होती है, उस घटनाओं को विभिन्न देवताओं की इच्छा के प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति के रूप में यहाँ पे देखा जा सकता है। दूसरे शब्द में देखा जाए तो प्राचीन लोगों का मानना था कि उनके पास की हर एक जो घटनाएं हो रही है, उनके जीवन को प्रभावित करने में देवताओं का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो बल दिया जा रहा है देवता पे, गॉड पे, यहाँ पे बल दिया जाता है। उसके बाद है यहाँ पे आध्यात्मिक। यह चरण देखा जाए तो यूरोप में खासकर लगभग मध्य युग के आसपास, लगभग 1200-1300 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ था। और यहाँ पे गॉड की अवधारणा धीरे धीरे कम होने लगती है। कम होने का मतलब है कि लोग धीरे धीरे आध्यात्मिक की तरफ यहाँ पे मूव करने लगते हैं, और जो भी यहाँ पे मानवीय घटना है उसके तरफ लोग पूरी तरीके से मूव करने लगते हैं। जैसे कि यूरोप में एक पुनर्जागरण का जो टाइम पीरियड था कि हर चीज़ के पीछे लोग कारणों को समझने का प्रयास करते थे, तो धीरे धीरे यहाँ पे ये भी आध्यात्मिक चरण भी, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के लाइफ में जनरली आता ही आता है। उसके बाद यहाँ पे है तीसरे नंबर पे सकारात्मक चरण। यह देखा जाए तो पूरी तरीके से अवलोकन हो गया, प्रयोग, तुलना, जैसे कि यूरोप में प्रबोधन काल के रूप में भी आप समझ सकते हैं, वैज्ञानिक व्याख्या, सब ये सकारात्मक चरण के तहत ही यहाँ पे आता है। और सकारात्मक स्पष्टीकरण जो होता है, कह सकते हैं कि एक वैज्ञानिक पद्धति पर भी पूरी तरीके से निर्भर करता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कैसे ही यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे इंसान यहाँ पे लॉजिकल होता जा रहा है, पूरी तरीके से तार्किक होता हुआ जा रहा है। यही बातें ऑगस्ट काम्टे बताने की कोशिश कर रहे हैं। फवायद उल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किसने किया हुआ था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अमीर हसन सिज्जी के द्वारा। अमीर हसन सिज्जी के द्वारा किया गया था। अमीर हसन कह सकते हैं कि फारसी भाषा के महान विद्वान थे। उन्होंने इस स्मारकीय कार्य को एक निश्चित आकार देने में एक जन सेवा भी की है, और संकलन की शैली की प्रत्यक्षा के माध्यम से शेख के जो भी उपदेशात्मक उपदेश थे या उनके आध्यात्मिक परिकल्पना को अच्छी तरीके से यहाँ पे, ठीक है, संरक्षित किया गया है। तो याद रखेंगे फवायद उल फवाद। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायोक्यम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। वायोक्यम सत्याग्रह यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, यहाँ पे 1 और 2 दोनों। अब देखिए वायुकम जो सत्याग्रह है देखेंगे तो लगभग 1924-25 के दशक में, या फिर 1924-25 ईस्वी के आसपास बहुत तेज़ी से चल रहा था केरल के त्रावणकोर में। वहाँ पे देखेंगे तो हिंदू जो समाज था उसी में सबसे बड़ा जो कारण था अस्पृश्यता को लेके, खासकर जो उच्च जाति के लोग थे जो अपने आप को, ठीक है, स्वर्ण मानते थे, उनका यह आर्गुमेंट था कि हम लोग पूरी तरीके से पवित्र हैं, और जो भी ये वायुकोम का जो मंदिर है, वायुकोम महावीर जो मंदिर है, यहाँ पे सपोज करिए कि अगर ये घेरा है, इसके आसपास जो भी रोड गया है, तो इस रोड पे भी जो भी निचली जाति के लोग हैं उनको चलना यहाँ पे क्या है, नहीं है। इस मंदिर में तो घुसने की दूर बात है। तो इसी के खिलाफ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि एक सत्याग्रह यहाँ पे चलाया गया था। इसका उद्देश्य यही था कि सार्वजनिक सड़कों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को
यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्त करना है और उस मंदिर के अंदर यहाँ पे एंट्री भी कराना है। तो यहाँ पे एक यूनाइट करने का प्रयास किया गया लोगों को, और गांधी जी के द्वारा यहाँ पे देखेंगे तो साफ साफ अस्पृश्यता को लेके, भेदभाव के खिलाफ भी अभियान करने का प्रयास किया गया था। अब इसमें देखेंगे तो कुछ लोग हैं, कुछ जुड़े हुए नेता हैं, जैसे कि यहाँ पे महात्मा गांधी हो गया, महात्मा गांधी। इसके अलावा टी.के. माधवानी, टी.के. माधवानी, पेरियार, ये तो शुरू से ही देखेंगे तो निचली जातियों के लिए लड़ रहे थे। के केलप्पन, के केलप्पन। इसके अलावा हो जाएगा मन्नाथु पद्मनाभनी, पद्मनाभनी। पांचों का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, कोई भी नाम दे सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे घटना है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? देखिए कौन लिखा था ये तो आपको सबको पता होगा, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे देखिए किस तरीके से प्रश्न पूछ रहा है कि किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। ये भी पूछ सकता है कि किस पब्लिकेशन के द्वारा हुई थी, कितनी फेमस बुक है। 1901 में देखिए यह प्रकाशित हुई थी और इसको लिखा गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और इसी में धन निकासन के सिद्धांत को, धन निकासी के सिद्धांत को डिटेल्स इसमें बताया गया है। और जैसा मैंने अभी चर्चा किया, इसको जो प्रकाशित जो किया था, जो प्रकाशन था, स्वान पब्लिकेशन जो कि लंदन में स्थित है, इसी ने यहाँ पे किया हुआ था। दादा भाई नौरोजी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1906 में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम में पूछी जाती है, स्वराज की मांग करने वाले पहले भारतीय थे। स्वराज की मांग करने वाले 1906 में पहले भारतीय थे। उनको यहाँ पे इंडियन ग्लैडस्टोन या भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है। वह लिबरल पार्टी के टिकट पर हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ध्यान रखिएगा, हाउस ऑफ कॉमन उच्च सदन भी बोला जाता है, ठीक है। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कॉरपोरेट कामकाज के लिए पोर्टफोलियो या विभागीय प्रणाली को प्रतिस्थापित करके अपनी कार्यकारी परिषद पर वायसराय के अधिकार को मजबूत किया? अब यहाँ पे देख पा रहे हैं दिया है कि पोर्टफोलियो या विभागीय प्रणाली, ये कब हुआ? देखिए 1857 की जब क्रांति हुई तो उसके बाद से धीरे धीरे शासन प्रशासन में हस्तांतरण के लिए, पूरी तरीके से हस्तांतरण नहीं करेंगे लेकिन उसमें भागीदारी के लिए भारतीयों को भी यहाँ पे शामिल किए जाने का प्रयास किया गया। और इसी दरमियान देखेंगे तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लाया गया और उस समय वायसराय था, कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था, और कैनिंग के द्वारा ही पोर्टफोलियो प्रणाली को शुरू की गई, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरू की गई। क्या है इसे समझ लेते हैं। तो देखिए यह एक ऐसा प्रणाली था जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक विशेष विभाग सौंपा जाता था, एक विशेष जो भी डिपार्टमेंट था, बहुत सारा जो डिपार्टमेंट होता है वही डिपार्टमेंट यहाँ पे सौंपा जाता था। जैसे कि आज के समय में देखा जाए तो एजुकेशन है, ठीक है, डिफेंस है, फाइनेंस है, वैसे करके यहाँ पे सौंपा जाता था। अब इसमें देखेंगे यहाँ पे तो भारतीयों को भी यहाँ पे शामिल करने का प्रयास किया गया और इसमें 3 भारतीयों को भी आगे चल के शामिल किया गया, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि नंबर 1 है बनारस के राजा, पटियाला के राजा, पटियाला, और इसके अलावा तीसरा जो नाम है सर दिनकर राव को इसमें शामिल किया गया। इसमें देखेंगे तो सार्वजनिक राजस्व, ऋण, सैन्य, धर्म या विदेशी मामलों से संबंधित कोई भी विधेयक अगर पारित करना होता था तो बिना वायसराय की सहमति के बिना उसको पारित नहीं किया जा सकता था। उन्हें अंतिम रूप से वहीं साइन करता था और वो रद्द भी वहीं आसानी से कर सकता था। तो पूरी की पूरी शक्ति अगर देखेंगे तो वायसराय के हाथों में थी। हालांकि ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो COD और BOD को हटा के भारत सचिव का जो पद सृजित किया गया था, भारत सचिव का जो पद सृजित किया गया था,
ठीक है, जो भी था यहाँ पे, ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को भंग कर सकता था। अर्थात ऊपर कह सकते हैं कि भारत सचिव, और उसके बाद से कौन होता था, तो वायसराय। वायसराय वायसराय ने अगर कोई भी बिल, कोई भी कानून पारित कर दिया तो भारत सचिव उसे निरस्त कर सकता था। इतनी शक्ति होती थी भारत सचिव को। तो भारत सचिव, जो कि आमतौर पर ब्रिटेन में ही रहता था, एक पुल का काम करता था ब्रिटिश संसद कह सकते हैं, या फिर उस राजतंत्रात्मक व्यवस्था और भारत में मौजूद वायसराय के बीच। ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन था? जोनाथन डंकन, सर विलियम जोन्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक। तो यहाँ पे देखिए संस्थापक पूछ रहा है तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सर विलियम जोन्स। अब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का बहुत सारा नाम, ठीक है, चेंज हुआ है समय समय पे। थोड़ा इसको हम लोग पूरी तरीके से सीक्वेंस वे में देखने का प्रयास करते हैं। तो सर विलियम जोन्स की हम लोग बात करें तो 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और इसका काम क्या था? देखिए, इस सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी, जैसे एशिया के इतिहास हो गया, नागरिक और प्राकृतिक, प्राचीन वस्तु हो गया, कानून, कला, विज्ञान, साहित्य, सबके लिए बनाया गया था। एक कह सकते हैं कि रिसर्च के साथ साथ ट्रांसलेशन के रूप में, ठीक है, रिसर्च किया जाए इनके बारे में, जो भी पांडुलिपि ग्रंथ मिल रहा है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए, यही तो सब चीज़ इसमें होता था। तो इसीलिए इसको कह सकते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी को पूरे एशिया महाद्वीप में ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र था ये, सबसे पुराना केंद्र। इसीलिए देखते हैं तो बार बार एग्जाम इसको टारगेट भी करता है। लेकिन आगे चल के ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल लगभग कई बदलाव से गुजरा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 1832 से लेके 1935 के बीच एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ही नाम था। लेकिन 1936 से लेके 1951 तक देखेंगे तो इसके नाम में कुछ परिवर्तन आएगा, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल हो जाएगा। और उसके बाद आज़ादी के बाद से देखेंगे 1952 में, हालांकि आज़ाद तो यहीं पे हो गया है, 1952 से सीधे एशियाटिक सोसाइटी के नाम से जाना गया, एशियाटिक सोसाइटी के नाम से जाना गया। और 1984 में फिर से यहाँ पे संसद के एक अधिनियम द्वारा इसको राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित कर दिया गया। यहाँ पे कुछ मेजर चेंजेज है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे तो एग्ज़ाम में सहूलियत होगी। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। विलियम हॉकिंस है, रॉल्फ फिंच, सर थॉमस रो, निकोलस यहाँ पे, ठीक है, डाउनटन है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं। नंबर 1 बात करते हैं हम लोग विलियम हॉकिंस की। 1608 में आया था। 24 अगस्त 1608 को भारत में कह सकते हैं कि सूरत में खासकर लंगर डालने वाली पहली कंपनी बनी। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1609 में देखेंगे तो फाइनली जहांगीर को मना लिया कारखाना डालने के लिए सूरत के क्षेत्रों में। आगरा किसने यात्रा भी किया हुआ था। रॉल्फ फिंच की बात करें, काफ़ी पहले आया हुआ था। 1583 में देखेंगे इंग्लैंड की जो उस समय तत्कालीन महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम का एक पत्र लेकर आया हुआ था। और इस पत्र का सब्जेक्ट था कि अंग्रेजों के व्यापार और यात्रा की सुरक्षा के अनुरोध से संबंधित था। तो 1583 देख पा रहे हैं कितना पहले आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट सर थॉमस रो। यह तो 1615 में भारत आया हुआ था इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में, और मुगल जो शासक था उस समय जहांगीर के दरबार का दौरा भी किया था। लास्ट में है यहाँ पे निकोलस डाउनटन। 1614-15 के आसपास से भी भारत आया हुआ था, और ये भी देखेंगे तो मुगल बादशाह के नाम से ही, ठीक है, पत्र लेकर आया हुआ था राजा जेम्स प्रथम का। और इसके द्वारा खासकर गुजरात, विशेषकर सूरत के बारे में विस्तार से लिखा है। ये बताता है कि मुस्लिम महिलाएं बहुत अच्छा गाना गाती है, ठीक है, गायन करती है। तो यहाँ पे अगर अरेंज किया जाए तो ना ये हो जाएगा 2143। सबसे पहले तो रॉल्फ फिंच ही आया हुआ है, तो एक ऑप्शन से आप बाकी सबको आसानी से अरेंज कर सकते हैं।
निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? भगत सिंह, यशपाल, छबीलदास, ये सारे देखिए नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य थे। अंबिका चक्रवर्ती, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि अंबिका चक्रवर्ती देखेंगे तो चटगांव शस्त्रकार, आपको मैंने बताया था मास्टर दा के बारे में, सूर्य सेन के बारे में, ठीक है, जिनके नेतृत्व में किया था। ये भी एक कम्युनिस्ट नेता के रूप में मौजूद थी। बात करते हैं हम लोग भगत सिंह की, तो भगत सिंह के द्वारा ही यहाँ पे यूथ सोसाइटी ऑफ इंडिया, नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मार्च 1926 में, मार्च 1926 में की गई थी। और देखा जाए तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के एक सार्वजनिक चेहरा भी था, और इस संगठन का अखिल भारतीय युवा संघ में विलय कर दिया गया। इसका यहाँ पे विलय कर दिया गया अखिल भारतीय युवा संगठन, अखिल भारतीय युवा संघ में इसका विलय कर दिया गया। ये भी एक वामपंथी भारतीय संघ था, जिसके कार्यकर्ता और, ठीक है, किसान युवाओं को एक साथ इकट्ठा करके ब्रिटिश राज के खिलाफ क्रांति को पूरी तरीके से, ठीक है, मतलब जगाया जा रहा था, मोटिवेट किया जा रहा था। इसमें देखेंगे तो प्रसिद्ध नेता थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सब यहाँ पे छबीलदास है, यशपाल है, जयपाल है, ये सारे नाम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में नगर निगम स्थापित किया गया था? प्रथम नगर निगम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको लगेगा कि अंग्रेज बंगाल में आए तो बंगाल में सबसे पहले किया गया, लेकिन वो दरअसल गलत हो जाता है। सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई है यहाँ पे मद्रास में। 1687 ईस्वी में भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। लगभग देखेंगे 29 सितंबर 1688 को किंग्स जेम्स द्वितीय द्वारा, ठीक है, 30 सितंबर 1687 को जारी एक रॉयल चार्टर के तहत मद्रास को नगम निगम के रूप में, ठीक है, उद्घाटित कर दिया गया, मैंने घोषणा कर दिया गया। और यह ग्रेट ब्रिटेन के बाहर राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का सबसे पुराना नगर पालिका निकाय है। बहुत इंपॉर्टेंट है मद्रास। क्या आप मुझे एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां अलग निर्वाचक मंडल है, जहां अलग माने अलग निर्वाचक मंडल है, ब्रिटिश शासन चला गया है, लेकिन उन्होंने कुछ कुचेष्टा को पीछे छोड़ दिया है। आज भी लोग बोला जाता है ना, अंग्रेज चले गए लेकिन अभी भी अंग्रेजियत नहीं गई है। तो लैंग्वेज को लेके, लाइफ स्टाइल को लेके इस तरीके का, ठीक है, क्रिटिसिज्म किया जाता है। कुछ ऐसे ही यहाँ पे क्रिटिसिज्म किसके द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई थी। ये आगे चल के संविधान की रूपरेखा यहाँ पे क्या हुई, लगभग 166 दिनों तक बैठक चला गया था, ठीक है, 2 वर्ष 11 महीने समथिंग, ठीक है, चला ही चला था। अब इस दौरान देखेंगे तो कई सारा वाद विवाद हुए, और ऐसा ही एक बहस हुआ था जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह स्टेटमेंट बोला था कि क्या आप मुझे एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां अलग निर्वाचक मंडल है। ब्रिटिश तत्व चला गया, ब्रिटिश शासन चला गया, लेकिन उन्होंने कुछ कुचेष्टा को पीछे छोड़ दिया है। तो ये उन्हीं से बिलोंग करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो भारत के लौह पुरुष के रूप में उनको जाना जाता है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, और फिर बाद में देखेंगे तो 500 से अधिक रियासतों को भारत संघ में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार की उपाधि आपको ध्यान होना चाहिए कि बारदोली जब सत्याग्रह था तो वहीं की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी, जिनका मतलब होता है प्रमुख नेता। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? सातवाहन शासक प्राकृत भाषा के पोषक थे, बिल्कुल करेक्ट है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्षों को अधिक प्रोत्साहन मिला, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है सातवाहन शासक। देखा जाए तो सातवाहन वंश की जो स्थापना हुई है लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व 200 BC, ठीक है, हम लोग मान के चलते हैं इसी समय यहाँ पे नींव रखा गया था। संस्थापक कौन था? सिमुक,
सिमुक आपको याद होगा, सिमुक ने कण्व जो ठीक है कह सकते हैं कि शक्ति को नष्ट करके अपने साम्राज्य की पूरी तरीके से नींव रखा हुआ था। और मत्स्य पुराण में तो यहाँ तक बोला गया है कि दक्कन में शासन करने वाले 30 सातवाहन शासकों का यहाँ पे बाकायदा नाम भी है। और उसमें भी बताया गया है कि उनकी सीमाएं समय के साथ बदलते रहती थी। और अंतिम शासक इसमें बताया गया है विजय को। सातवाहन वंश की देखिए राजभाषा प्राकृत थी। और सातवाहनों के सभी अभिलेख देखेंगे तो अधिकतर प्राकृत में ही यहाँ पे जारी किया गया था। दैनिक उपयोग में प्राकृत भाषा थी और साथ ही देखेंगे तो साहित्य की भाषा भी थी। प्राकृत भाषा को बहुत अधिक यहाँ पे महत्व दिया गया था। और इसके साथ साथ सातवाहनों ने सांची के बौद्ध स्तूप को अलंकृत करने में बहुत योगदान दिया हुआ था। तो कहीं ना कहीं देखेंगे कला के ठीक है जो लोक पक्ष है कहीं न कहीं यहाँ पे प्रोत्साहन मिल ही रहा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी देखेंगे तो वर्तमान में बहुत सारा एविडेंस सातवाहनों के संदर्भ में मिलती है, जिससे यह प्रूफ हो जाता है कि कला हो गया, लोक कला हो गया, इसमें उन लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया हुआ था। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? नाम है मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, इसके बाद है M.A. अंसारी। कानपुर यहाँ पे बोल्शेविक षड्यंत्रकार यहाँ पे देखा जाए तो देखिए इन पर यह आरोप लगाया जाता है क्योंकि ये कोई और नहीं थे, ये भी एक कम्युनिस्ट ही थे, ध्यान रखिएगा कम्युनिस्ट ही थे। जैसे ढेर सारा नाम है, M.N. रॉय, मुजफ्फर अहमद है, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, सिंगरवेलू चेट्टियार, गुलाम हुसैन, ऐसे सारे नाम थे। इनके द्वारा माना जाता है कि बोला गया था कि ब्रिटिश भारत की अपनी संप्रभुता पूरी तरीके से सम्राट को या फिर सम्राट से वंचित कर लेना चाहिए, बिल्कुल मतलब सेपरेट कर लेना चाहिए भारत को यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे तो अब स्वाभाविक सी बात है, अंग्रेज़ों को खराब लगेगा, सबको यहाँ पे पकड़ लिया गया, कुछ लोग भाग भी गए। जैसे कि इसमें देखेंगे तो M.N. राय पर अनुपस्थिति का आरोप यहाँ पे लगाया गया था कि भाई वो तो मौजूद थे ही नहीं और उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। गुलाम हुसैन की बात करें हम लोग, गुलाम हुसैन की बात करें तो उनको भी यहाँ पे माफ़ कर दिया गया, माना जाता है कि ये ब्रिटिश मुखबिर बन गए। बाकी सभी लोगों को 4 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? ये तो बहुत आसान सा सवाल है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक। 1890 ईस्वी में, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, 1890 में ये कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सत्र की भी इनके द्वारा अध्यक्षता नहीं की। तो 3 नाम याद रखेंगे, लाल, बाल और पाल, ठीक है, जो तीनों के तीनों अगर यहाँ पे देखा जाए तो गरम दल के नेता थे। और कुछ कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होता है, देखिए 1920 के अधिवेशन को लेके है। तो 1920 में 2 अधिवेशन हुआ है, ध्यान रखेंगे आप लोग, जिसमें पहला अधिवेशन यहाँ पे नागपुर में यहाँ पे देखा जाए तो कांग्रेस का नियमित सत्र का अधिवेशन था, जिसकी यहाँ पे अध्यक्षता की गई थी सी विजय राघवचारी के द्वारा, विजय राघवचारी के द्वारा की गई थी। लेकिन 1920 में ही यहाँ पे कलकत्ता में विशेष सत्र का अधिवेशन किया गया था और उस विशेष सत्र की अध्यक्षता की गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। तो एग्ज़ाम यहाँ अटैक कर सकता है।